बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स को इस वीडियो लेक्चर में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, ये सोशल ग्रुप्स पर दूसरा हमारा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर, उसमें हमने सोशल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया है, उसकी डेफिनेशन की है हमने। सोशल ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने बात की है, सोशल ग्रुप्स के फंक्शंस को हमने समझा और सोशल ग्रुप्स और सोसाइटी के दरमियान हमने फ़र्क जाना। तो अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं पढ़ा और आप जानना चाहते हैं कि सोशल ग्रुप क्या है, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखें। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अभी जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स जो है मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट्स ने मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ औकात में अपनी तरफ से मुख्तलिफ टाइप्स सोशल ग्रुप्स के जो हैं वो बताए हुए हैं। तो मैंने चंद एक टाइप्स उठाए हैं इस लेक्चर में, जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं वही टाइप्स हमने उठाई हुई है इस लेक्चर में, और उस ही को हमने पढ़ना है इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए पढ़ते हैं उनको। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स पर। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सोशल टाइज, सोशल ग्रुप्स की दो टाइप्स हैं सोशल टाइज की बुनियाद पर। एक है प्राइमरी ग्रुप्स और दूसरा है सेकेंडरी ग्रुप्स। अब दूसरा हमारे पास भी एक बुनियाद है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन या अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर भी हमारे पास सोशल ग्रुप्स के दो अकसाम बनते हैं, एक है फॉर्मल ग्रुप, दूसरा है इनफॉर्मल ग्रुप। तीसरा जो बुनियाद है हमारे पास सोशल ग्रुप की टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज सोशल आइडेंटिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिफिकेशन, सोशल ग्रुप्स की तीन टाइप्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक है इन ग्रुप, दूसरा है आउट ग्रुप और तीसरा है रेफरेंस ग्रुप। और एक और हमारे पास है, मुझे इन बुनियादों में से कोई किसी के साथ ये मैच नहीं करता, तो मैंने अलग से डाला हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है सोशल ग्रुप्स के, तो दैट इज प्रेशर ग्रुप्स, तो वो मैंने अलग से डाला हुआ है। आइए वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सोशल टाइज, तो जिस तरह के हमने पहले बताया कि इसमें प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स आते हैं। तो ये द टर्म प्राइमरी ग्रुप वाज कॉइन्ड बाय C.H. खोले। देखिए, जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स हैं ये C.H. खोले ने इंट्रोड्यूस की हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम C.H. खोले वाज द फर्स्ट he was the first sociologist who used these terminologies. Okay, पढ़ते हैं प्राइमरी ग्रुप क्या है। सो प्राइमरी ग्रुप इज अ स्मॉल सोशल ग्रुप whose members share personal and enduring relationships. प्राइमरी ग्रुप वो छोटा सोशल ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, वो छोटा सा ग्रुप जिसके मेंबर्स आपस में जाती और जो मरबूत जो रिश्ते हैं वो शेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। अगला पॉइंट है, द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स आर बाउंड टुगेदर बाय प्राइमरी रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे हमने ऊपर जो लाइन है उसमें हमने पढ़ा एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स, तो वो किस किस्म के रिलेशनशिप्स हैं। सो बेसिकली एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स refers to bind people with respect to their primary relationships. प्राइमरी ग्रुप्स में
जितने भी लोग हैं वो बुनियादी, वो इब्तिदाई रिश्तों के साथ जुड़े हुए होते होंगे। द रिलेशनशिप्स आर इनफॉर्मल। अब ये जो प्राइमरी रिलेशनशिप्स है ये इनफॉर्मल किस्म की होती है, इंटीमेट होती है, इनमें इंटीमेसी भी पाई जाती है, बहुत क्लोज होते हैं आपस में, और पर्सनल होते हैं, और टोटलिटी में हम इसको देखते हैं। टोटल रिलेशनशिप है। टोटल कैसे? किसी बंदे को इंडिविजुअली हम नहीं देखते, उस ग्रुप को एज अ होल हम लेते हैं। जिस तरह एक फैमिली होती है ना, तो हम किसी फैमिली के बारे में जब बात करते हैं ना, कि एक बंदे के साथ जब हम मिलते हैं तो हम उस पूरी खानदान के बारे में फिर हम बात करने लग जाते हैं ना। सो दिस इज नोन एज टोटल। हम एज अ होल उस ग्रुप को, उस चंक को हम ले लेते हैं। तो जो प्राइमरी ग्रुप की खसूसियात है ना, इसमें रिलेशनशिप जो है ये प्राइमरी होती है, ये रिलेशनशिप इनफॉर्मल होती है, इनमें इंटीमेसी ज्यादा होती है, पर्सनल और टोटल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप होती है इनमें। चौथा पॉइंट है, दीज ग्रुप्स आर अमंग द फर्स्ट वी एक्सपीरियंस। अब प्राइमरी ग्रुप्स कौन से हैं? हम जब सोसाइटी में बात करने अहल हो जाते हैं, हम जब होश संभाल लेते हैं, तो जो इब्तिदाई जो ग्रुप्स हैं जिनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं सोशली, बेसिकली वही हमारी प्राइमरी ग्रुप्स हैं। दे प्रोवाइड सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द मेंबर्स। अब प्राइमरी ग्रुप्स में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। पीपल यूजुअली हैव एन इमोशनल अटैचमेंट। और जो प्राइमरी ग्रुप्स है उनमें ग्रुप मेंबर की आपस में इमोशनल अटैचमेंट होता है, इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बाप और बेटा, ये एक ही ग्रुप में है, और उस ग्रुप को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप, क्योंकि फैमिली हमारी प्राइमरी ग्रुप है। तो बाप और बेटा, माँ बेटा, बहन भाई, ये इमोशनली भी एक दूसरे के साथ अटैच होती है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है इसमें। दे आर लॉयल, ये लॉयल भी होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड द रिलेशनशिप्स आर एंड इन इटसेल्फ। और ये जो रिलेशनशिप है, इनके धागे जो एंड्स हैं, हमें इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो हमें मिलती है। कितने बहन भाई है, माँ बाप है, बच्चे हैं, सारे के सारे एक फैमिली से ताल्लुक है, तो इनकी एंड्स हमें मालूम है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? फैमिली, खानदान, ये एक प्राइमरी ग्रुप है। प्ले ग्रुप, ओके, और फ्रेंड्स। आप देखें ना, ये ग्रुप जो है इनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, लॉयल्टी भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है, और दीज आर द फर्स्ट ग्रुप्स दैट वी एक्सपीरियंस। ठीक है ना, इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सोशल टाइज की में हमारे पास एक दूसरा भी ग्रुप है, दैट इज सेकेंडरी ग्रुप। इट इज अ लार्ज and impersonal social group whose members pursue a specific interest or activity। अब देखिए, ये जो सेकेंडरी ग्रुप है ये बेसिकली ये प्राइमरी ग्रुप का अपोजिट है, ये रेसिप्रोकल है उसका। उसमें पर्सनल रिलेशनशिप्स होती है, इसमें इम्पर्सनल होती है। वो स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है। उसमें इमोशनल अटैचमेंट्स होती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, और लॉयल्टी होती है। लेकिन इस ग्रुप के मेंबरान आपस में एक खास एक्टिविटी या एक खास मकसद की बुनियाद पर जुड़े हुए होते हैं। Such relationships involve weak emotional ties। सेकेंडरी ग्रुप्स की जो रिलेशनशिप्स हैं इसमें इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत कम होती है, एंड लिटिल पर्सनल नॉलेज ऑफ वन अनदर। और जैसा कि हमको मालूम है कि प्राइमरी ग्रुप्स में हम जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं तमाम के बारे में टोटल अवेयरनेस हमें होती है। बट सो फार द सेकेंडरी ग्रुप्स आर कंसर्न, इसमें पर्सनल नॉलेज एक दूसरे का बहुत कम होता है लोगों के पास। मोस्ट सेकेंडरी ग्रुप्स आर फॉर्मल। ज्यादातर जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं
ये फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती। इम्पर्सनल है, सेगमेंटल है और यूटिलिटेरियन है, मतलब इंटरेस्ट की बुनियाद पर है ये। दीज ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड, मकासद की बुनियाद पर होती है। इनका महवर जो है वो इमोशनल टाइज नहीं होती, इनका महवर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती, इनका महवर जो है वो लॉयल्टी नहीं होती। इनका महवर जो है जिसके इर्द गिर्द ये ग्रुप्स घूमती है वो गोल्स है, कॉमन गोल्स है, उनकी बुनियाद पर ये ग्रुप्स बनती है। सो दीज आर गोल ओरिएंटेड, नॉट इमोशनली ओरिएंटेड या सिक्योरिटी या लॉयल्टी ओरिएंटेड। ओके, द इंटरेक्शन में बी इम्पर्सनल दो प्लेजेंट, इंटरेक्शन प्लेजेंट हो सकती है लेकिन ये पर्सनल नहीं होगी, इम्पर्सनल होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है सेकेंडरी ग्रुप्स की? मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी पार्टी के जितनी भी मेंबरान है तो आपस में ये सेकेंडरी ग्रुप है इनका, ठीक है। को वर्कर्स एट अ वर्क प्लेस, एक जगह पर मुख्तलिफ एम्प्लॉइज काम करते हैं तो वो भी सेकेंडरी ग्रुप है उनका। अच्छा, ग्रुप की दूसरी हेड क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड कितने हैं और कितने हद तक ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो उस बुनियाद पर हमारे पास जो दो हेड्स थे, फॉर्मल ग्रुप्स और इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो पढ़ते हैं फॉर्मल ग्रुप्स को। इट इज अ ग्रुप दैट हैज वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप, स्टेइंग इन द ग्रुप एंड लीविंग द ग्रुप। अच्छा, बस सादा सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर प्लेस की हुई है। फॉर्मल ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स हैं? इट इज अ ग्रुप दैट हैज वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तमाम ग्रुप्स जिनकी उसूल और कवायद ज़वाबित जो है पहले से अच्छी तरीके से मुतय्यन की गई होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। अब किस लिए ये रूल्स होते हैं? आप ग्रुप में उसका हिस्सा बनते हैं, ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन वेल डिफाइंड है। आप उस ग्रुप में स्टे करते हैं, उस ग्रुप में रहते हैं तो उसके लिए वेल डिफाइंड रूल्स और रेगुलेशन है। और आप जब उस ग्रुप को छोड़ते हैं तो वो भी खुसूसी रूल्स और रेगुलेशन की बुनियाद पर ही उसको छोड़ सकेंगे। सो ऐसे ग्रुप जिनको ज्वाइन करने, जिनमें रहने और जिनको छोड़ने के लिए मखसूस वेल डिफाइंड रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल ग्रुप्स। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म के ग्रुप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर पुलिस, तो आप पुलिस में शामिल होते हैं, उसमें जॉब करते हैं और रिटायर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले से रूल्स है, आप किन उसूलों, किन बुनियादों पर पुलिस में उसको ज्वाइन कर सकते हैं, किन उसूलों को फॉलो करके आप पुलिस में रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और जब रिटायर होंगे आप तो उसके लिए भी एक मखसूस क्राइटेरिया हैं, तो उसकी बुनियाद पर आप रिटायर होंगे, ठीक है ना। या कॉलेज, एक स्टूडेंट है वो कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसके लिए अपने से पहले से रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो डिफाइंड होते हैं। कैसे रूल्स और रेगुलेशन? उसने अप्लाई करना होगा, वो उस मौजूदा डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, उसके पास प्रीवियस डीएमसीज और ट्रांसक्रिप्ट सारी होनी चाहिए। फिर वो अप्लाई करेगा, फीस जमा करेगा, उसके बाद वो मेरिट लिस्ट के लिए वेट करेगा। मेरिट लिस्ट जब डिस्प्ले होगा तो मेरिट लिस्ट में जब उसका नाम शॉर्ट लिस्ट होगा तो कॉलेज फ़ी जो है वो पहले तो वो एडमिशन फ़ी जमा किया हुआ होगा ना उसने, फिर कॉलेज जो फ़ी है वो जमा करेगा और कॉलेज में एडमिट हो जाएगा, मतलब ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद कॉलेज में रहने के लिए उसने खुसूसी रूल्स और रेगुलेशंस को, खुसूसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। वो क्या है? ये स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में होना चाहिए, अटेंडेंस का ख्याल रखना होगा, क्लास पार्टिसिपेशन का ख्याल रखना होगा, पढ़ना होगा, एग्ज़ाम पास करने होंगे, ठीक है ना। कोई मिसकंडक्ट नहीं करना होगा। तो ये स्टेइंग इन द ग्रुप के लिए ये उसूल है। और जब वो कॉलेज छोड़ेगा तो उसके लिए भी अपने एक प्रिस्क्राइब्ड, उसके लिए वेल डिफाइंड रूल्स और रेगुलेशन है। तो ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं हम फॉर्मल ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा हेड हमारे पास है इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड। देखिए, जो फॉर्मल ग्रुप्स है अभी हमने जो पढ़े उसके लिए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इसके लिए इनफॉर्मल ग्रुप्स के लिए पहले से कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता, पहले से कोई मकसद नहीं होता। हाँ,
इनफॉर्मल ग्रुप्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड विद स्पेसिफिक गोल इन माइंड। अपने जहन में एक मकसद रखते हुए उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता। इनफॉर्मल ग्रुप जो है ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ग्रुप मेंबर्स इंटरैक्ट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, और ग्रुप मेंबर्स जो हैं ये आपस में बिल्कुल एक जाती लेवल पर इंटरेक्शन करते हैं। कोई फॉर्मेलिटीज उनको अदा फॉलो नहीं करना पड़ती, कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती फॉर्मेलिटी के लिए। एग्जाम्पल फैमिली, तो आप घर पर भाई बहन ना सब मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, खेलते भी है, लड़ते झगड़ते भी है, फिर खाना भी साथ में खाते हैं, जोक्स भी एक दूसरे को सुनाती हैं। तो देखें ना, दीज आर वेरी इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ओके, पीयर ग्रुप्स, पीयर ग्रुप क्या, सेम लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, या सेम लेवल ऑफ द इंडिविजुअल। जब वो आपस में मिलते हैं तो उनका भी कुछ खास फॉर्मेलिटीज नहीं फॉलो करनी पड़ती। देखिए, अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन को हम ले लें, तो अगर अपने बॉस के साथ आपने बात करनी है तो बॉस के साथ बात करते वक्त अपने खुसूसी प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होगा। लेकिन जब आपस में सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज मिलते हैं तो कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, बल्कि फ्रीली वो इनफॉर्मली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स, तो बेस्ट फ्रेंड्स भी ये भी एक एग्जांपल है ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप। whenever best friends interact with each other, so they also do not follow the protocols and rules and regulations, so they can also interact freely and informally, ठीक है ना। So these are the examples of the informal groups. अगले स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी की बुनियाद पर हमारे पास 3 किस्म की ग्रुप्स हैं। पहला है इन ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स के बारे में आपको बताता चलो कि वो ग्रुप जिसका आप खुद को उसका मेंबर कंसिडर करते हैं। आप खुद को किसी ग्रुप का मेंबर कंसिडर करते हैं ना, तो वो आपके लिए इन ग्रुप है। ये साइकोलॉजिकल भी एक एस्पेक्ट है। तो इन ग्रुप इज सोशल ग्रुप कमांडिंग अ मेंबर्स एस्टीम एंड लॉयल्टी। इन ग्रुप कौन से ग्रुप्स हैं? ये सोशल ग्रुप्स हैं जो कि एस्टीम और लॉयल्टी की बुनियाद पर है, हम ऐसा कह सकते हैं। द ग्रुप with which the individual identifies oneself is one's in group. अब इन ग्रुप क्या है? वो ग्रुप है जिसके एक शख्स अपने आप को उसका हिस्सा समझता है, कंसिडर करता है, आइडेंटिफाई करता है, तो उसको हम कहते हैं इन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, वन फैमिली, ट्राइब, सेक्स एटसेट्रा। आप अपनी फैमिली का हिस्सा खुद को बिल्कुल ज़ाहिर मानते हैं, और इसमें हमें वी फीलिंग भी आती है। इन ग्रुप में हमें वी फीलिंग आती है। जैसे अपनी फैमिली के बारे में हम जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं हम, वी, दिस फैमिली। ट्राइब, अपने कबीले के हवाले से तो आप खुद को उस कबीले का हिस्सा समझते हैं, तो दिस इज इन ग्रुप फॉर यू। सेक्स, अब मेल सेक्स है, फीमेल सेक्स है, या व्हाटसोएवर, तो जब मर्दों की बात आती है ना, तो मर्द कहते हैं हम मर्द। जब औरतों की बात होती है तो औरतें कहते हैं हम औरतें। तो देखिए, इसमें वी फीलिंग है। तो वो ग्रुप्स जिसमें वी फीलिंग हो उसको हम इन ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है ना। इन ग्रुप एक्सपेक्ट्स लॉयल्टी। अब इसमें क्या होना चाहिए? इसमें लॉयल्टी होनी चाहिए, रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना चाहिए किसी बंदे को, अपने आप को, उस ग्रुप का मेंबर। एज अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप वन शुड रिकॉग्नाइज हिम और हरसेल्फ एंड हेल्पफुल टू इट्स मेंबर्स, और दूसरे मेंबर्स के साथ हेल्पफुल मैनर रखनी चाहिए इसमें। इन द नेशनल असेंबली members are elected on the tickets of different political parties. नेशनल असेंबली में जितनी भी मेंबर्स है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की टिकट से इलेक्ट होते हैं। They have competed against each other. और वो दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जो दूसरी पार्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है, मैं उसको नाम देता हूँ, फर्जी नाम देता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी ए। तो जब पॉलिटिकल पार्टी ए का मेंबर असेंबली में जाएगा तो जाहिर बात है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बी के मेंबर से जीत के आया है, कंटेस्टिंग में उससे ज्यादा वोट्स लेकर जीत के आया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी बी के जो लोग हैं, तो वो इसके लिए
तो वो इस बंदे के लिए आउट ग्रुप कंसिडर होगा, और पॉलिटिकल पार्टी ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसके लिए इन ग्रुप्स कंसिडर होंगे। बट आफ्टर द इलेक्शन दे आर मेंबर्स ऑफ द वन ग्रुप। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है और मुख्तलिफ पार्टीज के मुख्तलिफ मेंबरान इलेक्ट हो जाते हैं और नेशनल असेंबली में चले जाते हैं, तो नेशनल असेंबली में उनसे फिर एक ही ग्रुप बनता है और वो ग्रुप उनका होता है इन ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल नेशनल असेंबली। ठीक है, मतलब ये है कि वोटिंग से पहले इन ग्रुप और आउट ग्रुप होंगी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, लेकिन जब मुख्तलिफ पार्टीज से जो मेंबरान है वो इलेक्ट होके नेशनल असेंबली में चले जाते हैं, तो फिर उनका अपना वहाँ पर नेशनल असेंबली का ग्रुप बन जाता है और वो फिर कंसिडर करते हैं उसको इन ग्रुप। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिटी में हमारे पास दूसरा है दैट इज आउट ग्रुप। अब इन आउट ग्रुप जो है ये इन ग्रुप का अपोजिट है। इट इज अ ग्रुप और कैटेगरी टू विच पीपल फील दे डू नॉट बिलोंग। ये वो ग्रुप है जो लोग समझते हैं कि हम इससे ताल्लुक नहीं रखते, तो वो उन लोगों के लिए बन जाता है आउट ग्रुप। द मेंबर्स ऑफ द आउट ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज अदर्स। तो जो आउट ग्रुप के मेंबर्स है वो हमारे लिए अदर्स कंसिडर हम उसको करते हैं, उनको अदर्स ही ट्रीट करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दे एंड वी। अब देखें ना, जो इन ग्रुप्स है उसमें हमारे पास वी फीलिंग आएगी और जो आउट ग्रुप्स है उसमें हमारे पास दे फीलिंग आएगी, मतलब उनको अदर कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मुस्लिम्स एंड दे आर हिंदूज। अब देखें ना, मुसलमान लोग कहते हैं कि वी आर मुस्लिम्स, सो बीइंग मुस्लिम जब इनका ग्रुप बन जाए तो ये मुस्लिम्स के लिए इन ग्रुप होगा, बिकॉज इसमें इनके लिए वी फीलिंग आएगी। एंड दे आर हिंदूज, क्योंकि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, तो हिंदुइज्म जो है वो उनके लिए आउट ग्रुप बन जाएगा और उसमें दे फीलिंग आएगी, दे आर हिंदूज, वो इनके लिए अदर्स होंगे। या दूसरा एग्जांपल, वी आर इंडियंस एंड दे आर पाकिस्तानीज। तो जो इंडिया में रहने वाले हैं तो वो इंडियंस का जो ग्रुप बन जाता है, तो इसमें इनके लिए वी फीलिंग आएगी और ये इनके लिए इन ग्रुप होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो इनके लिए आउट ग्रुप होंगी, बिकॉज द इंडियंस डू नॉट बिलोंग टू द पाकिस्तानी ग्रुप। सो इंडियंस के लिए इंडियन ग्रुप में वी फीलिंग होगी और पाकिस्तानी ग्रुप में दे फीलिंग होगी, और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम ग्रुप में वी फीलिंग होगी और हिंदू ग्रुप में दे फीलिंग होगी। तो मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम का इन ग्रुप है, हिंदूज का आउट ग्रुप है। हिंदूज के लिए हिंदूज का जो ग्रुप है वो इन है और मुस्लिम्स का आउट है, एंड सो इज द केस विद द अदर एग्जांपल। ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द सोशल आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर जो हम ग्रुप्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास है रेफरेंस ग्रुप। सो द टर्म रेफरेंस ग्रुप वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट हैमन। रेफरेंस ग्रुप, अब ये एक और सोशियोलॉजिस्ट है हर्बर्ट हैमन उसका नाम है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और मकसद क्या है? इट इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। ये हम तज्जिए के लिए हम इसको यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए, मुआजना करने के लिए। तज्जिया और मुआजना जब हम करते हैं तो उसके लिए हम रेफरेंस ग्रुप्स को रेफर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Those groups to which the individuals relate himself as a part or to which he aspires to relate himself psychologically। वो ग्रुप जिसका एक बंदा अपना आप उसका मेंबर समझता है या साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर अपने आप को उससे रिलेट करता है, तो उसको रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। मतलब a person refers himself or herself as a part of that group, ऐसे कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। लेकिन इसको हमने इन ग्रुप के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? उसमें वी फीलिंग होगी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये कंपैरिजन और इवैल्यूएशन के लिए है। इट इज अ ग्रुप दैट पीपल यूज एज अ स्टैंडर्ड। अब क्या है ये? रेफरेंस ग्रुप को एक मयार के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ ग्रुप दैट पीपल यूज एज अ स्टैंडर्ड इन इवैल्यूएटिंग और अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स।
अब खुद को समझना है या खुद को इवेल्युएट करना है तो इसके लिए किसी न किसी मयार को तो उठाना पड़ेगा ना, किसी खास ग्रुप के साथ अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा खुद को इवेल्युएट करने के लिए। देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, खुद की एटीट्यूड और खुद की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए आपने किसी खास ग्रुप को एज अ स्टैंडर्ड चुनना पड़ेगा और उसके साथ खुद को कंपेयर करना पड़ेगा, तो तभी आप खुद की इवेल्युएशन कर सकते हैं। और इस जिस ग्रुप के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, साइकोलॉजिकली खुद को रिलेट करते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। अच्छा, लास्ट हमारा जो टाइप ऑफ ग्रुप है दैट इज प्रेशर ग्रुप्स। ये दिस इज लास्ट टाइप ऑफ ग्रुप बट नॉट द लीस्ट, ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टाइप। It is that group which lays pressure on the government to change its policies in its favor. ये वो ग्रुप है ना जो कि किसी भी गवर्नमेंट पर दबाव डालती है ताकि इनके मफाद में अपनी पॉलिसियों को चेंज कर सके। मैं एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में जो ये कोविड-19 जो पेंडेमिक स्प्रेड हो रहा था, तो उन दिनों जैसा कि हम सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था। अब उस लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज जो है ये रुक गई। जब ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज रुक गई तो फ्यूल का डिमांड खत्म हो गया या खत्म होने के करीब हो गया। अब हमें ये भी मालूम है कि जब किसी खास कमोडिटी का डिमांड कम पड़ जाता है तो उसका प्राइस गिरने लगता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, इसकी डिमांड कम होने की वजह से इसकी प्राइस कम होने लगी। अब जो कंट्रीज फ्यूल एक्सपोर्ट करती हैं तो सबसे पहले वो अपने पास स्टोर भी करेंगी। तो जब वो स्टोर करती थी तो उसकी स्टोरेज कास्ट और कैरिंग कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उन्होंने दूसरे ममालिक से, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनसे अपील किया कि आप नॉमिनल प्राइस पे हमसे ये फ्यूल ले जाएं ताकि हमें इसका जो कैरिंग कास्ट का जो बोझ है वो हमारे सर से हट जाए। तो जब फ्यूल पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस बाय 50% गिर गई। जब फ्यूल की प्राइसेस गिर गई, अब जाहिर बात है वो फ्यूल डायरेक्टली तो फ्यूल पंप्स को सप्लाई नहीं किया गया, उनके पास पहले से रिजर्व्स भी थे, तो उनको बेसिकली लॉसेस हो रहे थे। जो पेट्रोल पंप ओनर्स थे उनको लॉस हो रहा था प्राइस कम होने की वजह से, बिकॉज उनके पास जो रिजर्व में फ्यूल पड़ा था वो अब उनको आधे दामों बेचना पड़ रहा था। तो उनके पास दो रास्ते थे, या तो लॉस बर्दाश्त करके हाफ प्राइस पे अपनी फ्यूल को सेल आउट करे, और या गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज करे और गवर्नमेंट पर दबाव डाले, प्रेशर डाले कि वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर दे। ये जो प्राइसिंग के हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई थी, रिड्यूसिंग द प्राइस बाय 50%, उस पॉलिसी को वापस ले ले, पेट्रोल पंप ओनर्स की फेवर में अपनी पॉलिसी को चेंज कर दे। तो जाहिर सी बात है मुल्क में पेट्रोल का फुकदान आ गया और पेट्रोल पंप ओनर्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज किया और गवर्नमेंट पर दबाव डाल दिया ताकि गवर्नमेंट अपने इस मौजूदा पॉलिसी को चेंज कर दे और पेट्रोल पंप ओनर्स की फेवर में अपना फैसला कर दे। और गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया। 25 रुपीज़ पर लीटर उन्होंने पेट्रोल के प्राइस में इंक्रीज लाया। तो अब जो ग्रुप बेसिकली इसके पीछे मुतहर्रिक था, जो तहरीक चलाई जिस ग्रुप ने, जो मूवमेंट चलाई जिस ग्रुप ने, उस ग्रुप को हम नाम देते हैं प्रेशर ग्रुप का। उस ग्रुप ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला और गवर्नमेंट ने उनके फेवर में अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। सो सच अ ग्रुप विच लेस प्रेशर, जो कि गवर्नमेंट पर दबाव डालती है टू चेंज इट्स पॉलिसीज, ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को चेंज कर ले इन इट्स फेवर। किसके फेवर में? उस ग्रुप के फेवर में। तो उस ग्रुप को कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स। आप देखते हैं ना
किसी भी इदारे में जब कोई नई कानून साजी होती है और एम्प्लॉइज़ को वो कानून साजी उनको मंजूर नहीं होती तो वो क्या करते हैं, अपनी यूनियंस के ज़रिए से एहतजाज करते हैं और उस इदारे की मैनेजमेंट पर दबाव डालते हैं कि अपनी इस कानून साजी को, अपनी इस पॉलिसीज़ को वापस ले लें, और वो ले भी लेते हैं क्योंकि उन पर दबाव बढ़ जाता है। तो ऐसे ग्रुप्स को, ये जो एसोसिएशंस है ना, ताजर की तंजीम है, ट्रेडर्स की अपनी एसोसिएशंस है, फ्यूल पंप ओनर्स की अपनी एसोसिएशन है, टीचर्स की अपनी एसोसिएशंस है, पुलिसमैन की अपनी एसोसिएशन है, जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है या प्राइवेट एम्प्लॉइज़ है, प्राइवेट स्कूल्स है, जितनी भी है, इनकी एसोसिएशंस हैं। तो इनको बेसिकली प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। ये किसी खास पॉलिसी की अगेंस्ट गवर्नमेंट पर या किसी भी मैनेजमेंट पर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा गया है, इट इज द ग्रुप ऑफ हाई क्लास पीपल स्पेशली द रिच एंड द डिप्लोमेट्स। ये हाई क्लास लोगों की ग्रुप्स होती हैं, ये रिच भी होती हैं और ये डिप्लोमेट जो लोग हैं डिप्लोमेट्स, ये वो है, और डिप्लोमेसी से बेसिकली ये काम भी लेती है। दिस ग्रुप enjoys हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। इन ग्रुप्स को सोसाइटी में हाई स्टेटस मिलता है, ये हाई स्टेटस के मजे लूटते हैं, एंजॉय करते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आल्सो पार्टिसिपेट इन रनिंग द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इस ग्रुप के मेंबर्स जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में या गवर्नमेंट को रन करने में भी हिस्सा लेते हैं। That was all about the types of social groups. If you guys have any question, don't hesitate to ask in the comment section below. I will try my best to answer your question as soon as possible. Thank you for watching this video.